प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। समांतर माध्य का तात्पर्य है कि मूल बिंदु से, मेन पॉइंट से चारों तरफ डेटा का बिखराव लगभग समान होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई डेटा आता है कि एक तरफ डेटा का बिखराव बहुत ज्यादा है तथा समांतर माध्य के बाद दूसरी तरफ डेटा का बिखराव बहुत कम है, तो वहां पर समांतर माध्य विधि से हमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की गणना करना है वो वास्तव में उपयुक्त नहीं माना जाएगा। अर्थात समांतर माध्य जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, समांतर माध्य के लिए हमारे पास डेटा का बिखराव प्रॉपर होना चाहिए, चारों तरफ होना चाहिए। अर्थात अगर ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में डेटा का कुछ बिखराव ऐसा है, अर्थात आप अगर कहीं देखिए आपका रेंज का बिखराव बराबर है, उसका मिड पॉइंट जो होता है वो अर्थमेटिक मीन दिखाएगा, जिसके तरफ चारों तरफ डेटा का बिखराव बराबर है लगभग। लेकिन अगर बिखराव में कुछ असमानता है, एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड है और दूसरी तरफ कम है और आपका औसत बीच में आता है, तो ये वास्तव में समांतर माध्य की उपयुक्त विधि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर आपको अपनी क्लासरूम में एज में लगभग सारे प्रकार के डेटा मिल रहे हैं तो आप समांतर माध्य विधि का प्रयोग करें। लेकिन आपको छोटी रेंज या बड़ी रेंज के ही डेटा, एक पर्टिकुलरली डेटा मिल रहे हैं, तो आपके लिए वास्तव में इस प्रकार का माध्य निकालना प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये हमने बताया कि कल जब हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था तो उसमें कुछ बेसिक्स ये कमियां रही। इसके अलावा हम कुछ जैसे नॉमिनल डेटा क्या होता है, ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, जो रिसर्च में यूज किए जाते हैं डेटा, उसके लिए भी हम क्लासिफिकेशन आगे बताएंगे। बट आज हमने बताया कि अर्थमेटिक मीन क्यों, क्या कमियां थी, अर्थमेटिक मीन कभी कभी प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, इसलिए अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को हटा करके मीडियन के कॉन्सेप्ट को पर विचार किया जा रहा है। तो आज हम मीडियन के कॉन्सेप्ट को विचार करेंगे। मीडियन का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम मिड वैल्यू को जिसके तरफ दोनों, यानी मीडियन के दोनों तरफ डेटा का बिखराव लगभग समान रहता है, उस विधि पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। मान लीजिए हम मीडियन या माध्यिका की गणना करते हैं। माध्यिका की गणना करते हैं तो माध्यिका की गणना, मान लीजिए मेरे पास ये एक डेटा का बिखराव है और दूसरी तरफ ये डेटा का बिखराव है। तो मीडियन हमें या माध्यिका हमें ये डिफाइन करती है कि एक ऐसा केंद्रीय पॉइंट जहां से दोनों तरफ डेटा का बिखराव, आंकड़ों का बिखराव समान हो, यानी आंकड़ों को दो बराबर समान भागों में विभाजित कर रहा हो, तो वो माध्यिका कहलाती है। ठीक है, यानी माध्यिका एक प्रकार से डेटा को या आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित कर देने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए इसमें भी अगर हम कहते तो यह कि सेंट्रल पॉइंट पे है, दो बराबर भागों में विभाजित करने के तात्पर्य कि हम सेंट्रल पर है, यही क्लेम तो औसत माध्य ने भी किया था, समांतर माध्य ने भी यही किया था। चलिए माध्यिका के अंतर्गत चेक करते हैं। जब हम माध्यिका की गणना करेंगे तो माध्यिका की गणना के अंतर्गत भी तीन प्रकार की श्रेणी यानी हमको सीरीज मिलेगी। पहला आपका है साधारण श्रेणी के डेटा मिलेंगे, जिसे हम व्यक्तिगत श्रेणी भी कहते हैं, और आप व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, और आप इसको इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा कॉमन है, एक ही नाम है इंडिविजुअल सीरीज। हिंदी में कई नाम से ये आपको प्राप्त होंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा है विच्छिन्न श्रेणी, जिसको आप कहते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी, इसे हम डिस्क्रीट सीरीज के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपके पास डेटा का जो नेचर आएगा वो अविच्छिन्न श्रेणी रहेगा, जिसको आप सतत श्रेणी भी कहते हैं, और इंग्लिश में एक ही नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो आगे हम बताते हैं। कल मैंने रिवीजन किया था कि साधारण श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसके अंतर्गत सिंपल इंफॉर्मेशन दी जाती है।
सिंपल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मेरे क्लास में स्टूडेंट ने कितने मार्क्स पाए हैं। ठीक है, तो ए ने पाया 10 मार्क्स, बी ने पाया 20, सी ने पाया कुछ आपका 15। तो इस प्रकार से एक सिंपल इंफॉर्मेशन जब हमें होती है और एक्स के रूप में होती है, अदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उस श्रेणी को हम इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एज है, आपके मोहल्ले के लोगों की एज है, आप एज को एक सीरीज बना सकते हैं, तो वो साधारण श्रेणी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, पेट्रोल पर कितना खर्च करते हैं, उसका भी आप सीरीज बना सकते हैं। तो साधारण श्रेणी एक प्रकार की नॉर्मल या इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होती है, और ये इंफॉर्मेशन हमें एक एक्स डेटा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो साधारण श्रेणी कल हमने यही चीज डिफाइन किया कि ये साधारण श्रेणी यानी व्यक्तिगत श्रेणी होती है, इसके अंतर्गत सूचनाएं सामान्य रूप में होती है। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है और क्लास में मैंने टेस्ट लिया और उस टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ ऐसे आए। ठीक है, स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स ऐसे आए, पहला स्टूडेंट 10 मार्क्स पाया, दूसरा स्टूडेंट 9 मार्क्स पाया, तीसरा स्टूडेंट 8 मार्क्स पाया और चौथा 12। इस प्रकार 11, 7, 6 और 10 ये मेरे पास मार्क्स मिले। जब ये मार्क्स प्राप्त किए, अब साधारण श्रेणी के अंतर्गत मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके दोनों तरफ डेटा का बिखराव लगभग समान हो, अर्थात मुझे माध्यिका की गणना करनी है। तो माध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले आप साधारण श्रेणी के अंतर्गत, केवल साधारण श्रेणी के अंतर्गत याद रखिएगा, आप इसको ऑर्डर कर लीजिएगा, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। केवल साधारण श्रेणी में ये बात आपको करनी है कि बढ़ते क्रम में या अपने डेटा को लगाना है या तो घटते क्रम में लगाना है। चलिए लगाते हैं इसको। सबसे हम बढ़ते क्रम में लगाते हैं, तो सबसे पहले छोटा नंबर, तो छोटा नंबर यहाँ पर है 6। आप इसको कट करते जाइए तो आपको याद रहेगा, यहाँ पर 0, 6। ओके, फिर दूसरा आपके पास नंबर आपका है 7, मैंने 7 लिख दिया। फिर आपके पास है नंबर 8, मैंने 8 नंबर लिख लिया। फिर आपके पास है 9 नंबर लिख लिया। फिर आपके पास है 10 में 2 है, चलिए 2 लिख लेते हैं 2 टाइम। क्लियर है? आपके पास लास्ट में बचा कितना, 11 मैंने नोट कर लिया, एंड बचा मेरे पास 12। ठीक है, इस डेटा को मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। यानी साधारण श्रेणी के अंतर्गत आपको अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म पर रख लेना है। मैंने असेंडिंग फॉर्म पर अपने डेटा को रख लिया। अब आप देखिए कितने स्टूडेंट का डेटा है, तो आपके पास है 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 8 है, यानी n का मान आपका कितना है, 8 है। यानी आपके पास स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 8 है। अब आपके पास एक फार्मूला लगता है सम के लिए। अगर आपके पास ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट सम है, तो यानी आपके पास जैसे इवन जिसको नंबर कहते हैं, तो इसमें फार्मूला लगता है n/2 का। अगर आपके n का मान सम है, तो सम में ये देखिए 8 सम है, तो सम के लिए फार्मूला आप लगाओगे n/2। वहीं अगर आपके पास नंबर विषम आ जाता है, तो विषम के लिए आप लगाओगे फार्मूला n+1/2। ये याद रखिएगा, n+1/2 लगाएंगे फार्मूला, तो ये फार्मूला आपके साथ लगेगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा नंबर 8 है, अर्थात मुझे n/2 का फार्मूला लगाना है। चलिए n/2 का फार्मूला जब मैंने लगाया तो क्या हुआ, n/2 इक्वल टू
8/2 इक्वल टू 4th। ये चौथा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या? 4th नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। लोग इसी को आंसर समझ लेते हैं, 4th आया 4th को आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, ये कह रहा है चौथा नंबर आपका माझी का होगा। चलिए देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी 9 जो आपका होगा, 9 विल बी, ये जो आपका 9 है, ये आपका जो 9 नंबर है, ये 9 नंबर आपको माध्यिका होगी, क्योंकि ये 4th है। ये देखिए, आप याद रखना, ऐसे लिखना n/2 8th अपॉन 2, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4th, यहाँ पर 4 के ऊपर टीएच जरूर लगाइएगा, यानी 4 नहीं लिखेंगे, 4th है, चौथा नंबर, यानी असेंडिंग सीरीज का चौथा नंबर आपका माध्यिका होगा। तो ये लीजिए, साधारण श्रेणी के अंतर्गत मेरा आंसर कितना आ जाता है, 9 आंसर आ जाता है, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? तो साधारण श्रेणी के अंतर्गत माध्यिका निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा? पहला, अगर आपका n का मान सम है तो n/2 फार्मूला, और n का मान अगर विषम है तो n+1/2 फार्मूला आप यूज करेंगे, और इससे कैलकुलेशन करेंगे। साथ ही साथ आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अपने डेटा को करना मत भूलिएगा, नहीं तो अगर आप इस डेटा का निकालेंगे तो आपका रॉन्ग माना जाएगा। अगर आप बिना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किए डेटा का मीडियन निकाल देते हैं तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच्छिन्न श्रेणी। विच्छिन्न श्रेणी वो श्रेणी जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, जिसमें आपका कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा दी होती है, थोड़ा सा डेटा लार्ज स्केल का होता है, यानी जिसको हम कहते हैं मॉडरेट लार्ज। मॉडरेट लार्ज का मतलब थोड़ा सा डेटा बड़ा होता है, इंडिविजुअल सीरीज का जो डेटा होता है, साधारण श्रेणी का जो डेटा होता है, वो थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन जब डेटा का साइज और बड़ा हो जाता है तो वहां पर फार्मूला लगाने लगते हैं विच्छिन्न, लेकिन जब डेटा का साइज बहुत ही अधिक बड़ा हो जाता है तब लगाने लगते हैं अविच्छिन्न कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अब हम लगाएंगे विच्छिन्न श्रेणी। तो विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत आपको इंफॉर्मेशन x दिया रहेगा एंड f दिया रहेगा, हमने कल आपको बताया। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 10 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट है, 20 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट है, 30 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट है, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऐसे दी जाती है। तो इसके अंतर्गत, जैसे आप समांतर माध्य में मल्टीप्लीकेशन सीखे होंगे कि f और x का विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत गुणा कर देते हैं तो अगला टेबल आ जाता है fx। इसमें आपको वो नहीं करना है, इसमें आपको संचयी बारंबारता वक्र बनाना है, CF टेबल जनरेट करनी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करनी है। ओके, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इसमें जनरेट करनी होगी। जैसे पहला जो आपका f है ये 2 है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी, लेकिन इस 2 में आप 3 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। फिर इस 5 में 4 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 9। इस प्रकार विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट की जाती है, और इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के आधार पर आप निकालेंगे माध्यिका। ठीक है, अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आप, जैसे ये है आपका f, तो f को सिग्मा f फॉर्म पे निकाल लेंगे, सिग्मा f की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उस सिग्मा f को हम n भी कहते हैं। यहाँ पर वो n या तो सम होगा या तो विषम होगा। क्लियर है, दो ही हो गए, यानी सिग्मा f को ही हम n कहते हैं, और इस n का मान या तो सम निकलेगा या तो विषम निकलेगा। इस सम या विषम का फार्मूला आपको मैंने बताया कि सम के लिए आप यूज करिएगा n/2 एंड विषम के लिए आप यूज करिएगा
विषम के लिए यूज करिएगा n+1/2। ये फार्मूला आप यूज कर दीजिएगा। जब ये फार्मूला आप यूज कर देंगे तो उससे आपको यहाँ पर याद रखना, इस फार्मूले को कुछ वे पद से, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं तो n/2वें पद, n+1/2वें पद, वे पद, जितना भी वे पद का मतलब होता है कि ये आंसर नहीं होगा, ये फार्मूला है और इसके बाद जो यहाँ से आएगा उसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च किया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसकी प्रोसेस बताई। आइए एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एक एग्जांपल है कि मेरी क्लास में 10 मार्क्स पाने वाले मेरी क्लास में 10 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं। 20 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में 3 स्टूडेंट हैं। 30 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में 4 स्टूडेंट हैं। 40 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में 5 स्टूडेंट हैं। 50 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में 2 स्टूडेंट हैं। 60 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में 2 स्टूडेंट हैं। 70 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में 1 स्टूडेंट है मात्र। क्लियर है? ये मेरे पास क्वेश्चंस है, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है ये आता है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके हैं। अब आप में से कह दिया जाएगा माध्यिका की गणना कीजिए, माध्यिका की गणना कीजिए, तो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक टेबल जनरेट करनी होगी। चलिए, सबसे पहले 2 है तो आप 2 उसी एज इट इज आप रख लीजिएगा। फिर इस 2 में आप 3 को ऐड कर दीजिएगा, इस 3 को, तो कितना हो जाएगा आपका? आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3, तो कितना आपका हो जाएगा? 5। ठीक है, अब अगली में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इन तीनों नंबर्स को आपको जोड़ना पड़ेगा। इन 2 + 3 + 4, या तो डायरेक्ट 5 में, ये 5 जो आपको दिया है इसमें 4 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब अगले टेबल में ये जो 9 है, इस 9 को आप 5 में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में 2 जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा? 18। और 18 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 19। वही चीज है, चाहे तो आप इस ऐसे लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में इस फॉर्म पे दिया है, आप चाहे तो इसमें क्या होता है, ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज के नंबर होते हैं इनको लगातार हम लोग ऐड कर देते हैं, प्लस के फॉर्म में रख लेते हैं। लेकिन आप इधर से करेंगे तो आपके पास बहुत नंबर प्रॉब्लम करने वाला नहीं होगा और इजी गोइंग आप कर सकोगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आ जाती है। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फिर से मैं देख लो, फिर से आप समझ लो। यहाँ पर मान लीजिए मेरी क्लास है, एक ने 2 नंबर पाया, 10 नंबर, 3, 4, 5, 2, 2, 1 ऐसे नंबर मिले, तो पहला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा? पहला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 होगा। फिर 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में 5 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। और आप सिग्मा एफ का मान निकाल लीजिए, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये सम है कि ये विषम? ये सम है या विषम? तो आप कहेंगे विषम है, ऑड नंबर विषम है। क्यों? क्योंकि 19 है। तो विषम का फार्मूला ये इन्होंने बताया n+1/2, तो कितना हो जाएगा? 19 + 1/2वां पद, 2वां पद। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20/2 इक्वल टू 10वां पद, 10th जो नंबर होगा। अब ये 10 जो होगा, ये 10 आप कहां सर्च करोगे? ये 10 आप सर्च करोगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में आप ये 10 को सर्च करोगे, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब आप इस 10 को सर्च करोगे तो आप देखो 10 किसके पास आएगा? टेन किसके पास आएगा? 2 में 10 तो हो नहीं सकता,
5 के पास 10 नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं, ये 2 वाले जिस व्यक्ति के पास 2 रुपए है वो 10 रुपए तो दे नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के पास 5 है तो 10 रुपए दे नहीं सकता। 9 है तो ये 10 रुपए दे नहीं सकता। हाँ, अगर उसके पास 14 रुपए हैं, 14 रुपीज हैं, तो वो 10 रुपए दे सकता है। ये 10 नंबर किसके पास मिलेगा? 14 के पास मिलेगा। 14 के पास मिलेगा। 14 के सामने आप जाइए फ्रीक्वेंसी में, और फ्रीक्वेंसी पे अधिकतर लोग इसको माध्यिका घोषित कर देते हैं 5 को। नहीं, हरदम माध्यिका x में होती है। आप इसके सीधा जाइएगा कहां पर? 40 पे। तो आपका आंसर कितना होगा? माध्यिका का मान होगा MD विल बी 40, यानी माध्यिका का मान 40 होगा। ये आपका आंसर होगा। आंसर होगा। ठीक है, तो माध्यिका की गणना करने के लिए आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सिग्मा एफ का, जिसे हम लोग एन भी कहते हैं। और अधिकतर सिग्मा एफ 19, अधिकतर क्या? हरदम 19 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर दोनों बराबर होना चाहिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर और सिग्मा एफ का मान दोनों बराबर होना चाहिए। तभी आप समझना कि मेरा जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है वो प्रॉपर डेवलप हुआ है। नहीं तो आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्रॉपर नहीं जनरेट होगा। दूसरी चीज आपको इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, अगर एक्स और सीएफ के बीच में डेटा आप प्लॉट कर लीजिए। अगर एक्स और सीएफ के बीच में इस डेटा का रेखा चित्रीय प्रदर्शन आप करेंगे, रेखा चित्रीय प्रदर्शन अगर आप करेंगे, तो रेखा चित्रीय प्रदर्शन करने के बाद जो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रेखा चित्र बनेगा, इसे संचयी बारंबारता वक्र या तोरण वक्र भी कहा जाता है। तोरण वक्र कई एग्जाम्स में पूछा गया था, तोरण वक्र निम्न में से क्या रिप्रेजेंट करता है? तो तोरण वक्र वास्तव में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रेखा चित्रीय प्रदर्शन है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रेखा चित्रीय प्रदर्शन माना जाता है। क्लियर है? तो अगर आप इसको रेखा चित्र में प्रदर्शन करेंगे तो रेखा चित्रीय प्रदर्शन कुछ आपका ऐसा होगा। ऐसा होगा। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। ऊपर हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे लिया और नीचे हमने x को लिया। x मतलब ये, यानी आपका यहाँ पर 10, 20, 30, 40, और याद रखना ये 10th पद आया था लास्ट में। तो अगर आप ऊपर 10th पद पर एक लंब खींच दो x अक्ष के पैरेलल, तथा फिर जहां पर तोरण वक्र को कट करे वहां से अगर y अक्ष के पैरेलल अगर आप खींच दोगे, तो जहां पर कट करेगा देखना वही आपकी माध्यिका होगी। ठीक है, तो रेखा चित्र के माध्यम से या तोरण वक्र के माध्यम से भी हम माध्यिका की गणना कर सकते हैं, और इसे हम संचयी बारंबारता वक्र या तोरण वक्र कहते हैं। और तोरण वक्र के आधार पर रेखा चित्रीय प्रदर्शन से भी हम माध्यिका की गणना कर सकते हैं। वो इन फ्यूचर में हम कभी देखेंगे, बट अभी आप जान लीजिए कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को ही तोरण वक्र या संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम विच्छिन्न श्रेणी की अंतर्गत आपका माध्यिका की गणना कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हुआ, नेक्स्ट टॉपिक यानी माध्यिका का ही तीसरा टॉपिक है, जिसे हम अविच्छिन्न श्रेणी या सतत श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। जब आपका डेटा का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो आप क्लास इंटरवल बनाते हो, कैटेगरी बना देते हो, कैटेगरी बना देते हो, क्लास इंटरवल बना लेते हो, और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज इसमें दी होती है। ठीक है, कि इस मान लीजिए 0 से 10 नंबर पाने वाले मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। देखिए, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में आप देखना कि प्राइमरी में स्कूल की टोटल पॉपुलेशन के टोटल स्टूडेंट्स नंबर, मैंने तो बहुत मतलब
इंक्लाइनी कंडीशन में कहीं 10 मिले कहीं 20 मिले, ठीक है, नीचे के प्लेन्स में है। तो इस तरह का अगर डेटा है तो आप इंडिविजुअल सीरीज का प्रयोग करके निकाल सकते हो। बट आप अपना देखिएगा मैथ की क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे इंटरमीडिएट मैथ में देखना, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होते, 30-40 तक होते हैं। तो आपका डेटा नॉर्मल है तो इसमें आप डिस्क्रीट सीरीज लगा लो। लेकिन प्लेन्स में आप देखिएगा बीए करने वाले स्टूडेंट, बीए कितने करते हैं, अगर आप इनमें इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज लगाएंगे तो आप शायद मात्रा निकालने में 2 दिन लग जाएगा। तो वहां पर जब डेटा का साइज आपका बहुत बड़ा हो जाता है तो वहां पर अविच्छिन्न श्रेणी का हम लोग प्रयोग करते हैं और क्लास इंटरवल डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 0 से 10 नंबर पाने वाले मेरे पास मान लीजिए 4 स्टूडेंट है, ठीक है। 10 से 20 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट है, 20 से 30 नंबर पाने वाले 8 स्टूडेंट है। इस प्रकार आपको इंफॉर्मेशन अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत दी जाती है। चलिए अब इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाँ, कुछ इसी के बीच में जब प्रॉब्लम आएगी तब मैं फार्मूला भी बताता चला जाऊंगा, ठीक है। मेरे पास ये क्लास इंटरवल है, मान लीजिए कोई क्लास इंटरवल है, 0 से 10 नंबर पाने वाले मेरे पास 2 स्टूडेंट है, 10 से 20 नंबर पाने वाले मेरे पास 3 स्टूडेंट है, 20 से 30 नंबर पाने वाले मेरे पास स्टूडेंट जो हैं वो 4 हैं, 30 से 40 नंबर पाने वाले मेरे पास स्टूडेंट है 5, 40 से 50 नंबर पाने वाले मेरे स्टूडेंट की संख्या है 3, 50 से 60 नंबर पाने वाले मेरे पास स्टूडेंट की संख्या है 2 और 60 से 70 नंबर पाने वाले मेरे पास स्टूडेंट की संख्या है 1। दिए गए आंकड़ों से आप माध्यिका निकालिए तो आपको ये कंफर्म है कि ये अविच्छिन्न श्रेणी है, कि क्लास इंटरवल यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। क्लास इंटरवल जब गिवन है तो अब आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलेगी, CF जो निकलेगी कैलकुलेट होगी वो F की मदद से होगा। पहला नंबर आपका 2 है तो 2 तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मान भी 2 होगा। इस 2 में आप ऐड कर दो 3 को, तो 3 को ऐड करोगे तो मेरे पास आएगा अगला नंबर 5। 5 में 4 को आप ऐड कर दो, 4 को ऐड करोगे तो मेरे पास आएगा 9 नंबर। 9 में 5 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, मेरे पास आएगा 14 नंबर। 14 में 3 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, आप 17 को नोट कर लो। 17 में 2 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और ये मैंने 19 लिख दिया। 19 में 1 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। क्लियर है, 20 आ गया। अब आप देखो कि ये 20 आ जाता है। अब इसको जब आप f को ऐड करोगे तो सिग्मा f की वैल्यू जो आएगी, सिग्मा f या n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक है। यही आपको नंबर बताएगा। अब क्या है यहाँ पर, सम या विषम, तो आपका आंसर होगा सम है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन है तो इसमें इवन का फार्मूला लगेगा, तो इवन है तो इवन का फार्मूला क्या होता है, n/2। इवन का फार्मूला क्या होता है, n/2। तो यहां पर आपका लगेगा कितना, 20/2 दैट इज 10 का कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधार पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को मैंने पहले कैलकुलेट किया और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बेस पर मैंने n नंबर को कैलकुलेट किया और n नंबर को कैलकुलेट करने के बाद मैंने सम विषम का फार्मूला लगा दिया। सम विषम का फार्मूला मुझे बताता है कि 10th जो आपका नंबर है, 10th नंबर पर आपको माध्यिका मिल जाएगी। चलिए 10th नंबर को जब मैं सर्च करता हूं तो 10th नंबर को सर्च करने के बाद मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10th देखता हूं कि 2 के पास तो 10 होगा नहीं, 5 के पास 10 होगा नहीं, 9 के पास 10 होगा नहीं, और 14 के पास 10 मिलेगा। किसके पास मिलेगा, 14 के पास, यानी जिसके पास 14 रुपये है, 14 रुपीज है, वो 10 रुपये दे सकता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं 5 पर आते हैं, और 5 से हमने कहा कि जहां पर x हो लो, यहाँ पर तो
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मेरे साथ एक और प्रॉब्लम आ गई कि जहां पर या तो 30 होगा माध्यिका, या तो 40 होगा, या तो इसके मध्य होगा। अगर मेरे पास x होता तो एक ही नंबर होता तो मैं कह देता कि दिस इज द माध्यिका, दिस इज द मीडियन। बट यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, जब 2 नंबर्स हैं तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें एक और फार्मूला लगेगा और इसको आप यहीं से कैलकुलेट कर दीजिएगा। यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है 30, तो आप इसको नोट कर दीजिएगा L1, इसको आप नोट करिएगा L1, और यहां पर अपर लिमिट है तो इसको कर दीजिएगा L2। ये देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो इसका मान है आपके पास C, इसको आप नोट कर देंगे C। तो ये आपका पास हो जाएगा F, फ्रीक्वेंसी है ना F, और जहां पर आपने सर्च किया था, ये 14 को आपने सर्च किया था, इसके ऊपर वाला नंबर आपका हो जाएगा C, ये याद रखिएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपने 10 जो था 10th नंबर किसके पास मिला था 14, उसके बाद हम गए तो मुझे देखा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में हम डिफाइन नहीं कर सक रहे थे कि कौन माध्यिका 30 या 40 या 30 या 40 के बीच में। तो मैंने एक लोअर लिमिट डिटरमाइन कर लिया, अपर लिमिट डिटरमाइन कर दिया। फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गया जो उसी के सामने था, 5 फ्रीक्वेंसी हो गया। लेकिन जहां मैंने सर्च किया था 14, उसके जस्ट ऊपर का नंबर आपका क्या कहलाएगा, जस्ट ऊपर का नंबर आपका कहलाएगा C। ओके, तो जस्ट ऊपर का नंबर क्या कहलाएगा आपका C कहलाएगा। और इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लोग देखते हैं। फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, ब्रैकेट में। यहां पर याद रखना सम हमने लगाया कि फार्मूला विषम लगाया, तो मैंने यहां पर अपने में सम लगाया क्योंकि 20 आया था, तो n/2 माइनस C। अगर मैं यहाँ पे विषम लगाया होता तो यहां पर मैं विषम का फार्मूला लिखता n+1/2 लिखता, बट मैंने सम का फार्मूला लगाया था अपने क्वेश्चंस में, इसलिए यहाँ पर n/2 माइनस C लिखा। तो अर्थात क्या हो जाएगा, फिर से मैं लिख देता हूं, MD इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, और मैंने n/2 माइनस C का फार्मूला लगाया था, तो मैंने ये नोट कर लिया। अब चलिए L1 का मान क्या है, आप वहां से चलिए नोट कर लाते हैं, 30, 40, 5 एंड 9। तो L1 का मान है 30 प्लस L2 माइनस L1, यानी L2 का मान कितना है 40 माइनस 30, F का मान कितना है 5, n-2, n का मान कितना निकला था, याद रखना 20 निकला था, 20/2 माइनस C का मान अभी कितना निकला, तो C का मान आप देख लीजिए कितना है 9, C का मान है 9, तो माइनस 9। चलिए इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, तो 30 प्लस 10/5, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 9, 20 को 2 से डिवाइड करें तो 10 माइनस 9 हो जाएगा। तो क्या होगा 30 प्लस, आप इसको 5 2 जा 10, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 9 माइनस होगा तो हो जाएगा 1, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 30 प्लस 2 1 जा 2, दैट इज 32 हमारे पास माध्यिका है, दैट इज आंसर। ये मेरे पास जो आंसर आया यानी माध्यिका आई, ये आपका आंसर जो आया वो 32 आया। ये अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत हम फार्मूला का यूज करते हैं, फार्मूला को लगाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मेरे नंबर का मान 20 था, इसलिए मैंने फार्मूला यहाँ पर ऊपर देखिए, मैंने फार्मूला जो आपका लगाया, जो मैंने फार्मूला ऊपर लगाया वो था n/2, क्यों, क्योंकि मेरा जो नंबर था वो सम था, और सम होने के कारण मैंने n/2 लगाया। तो उसी को आप एग्जाम में
यहाँ पर चेंज करोगे। अगर यहाँ पर विषम का होता तो मैं फार्मूला में लगाता n+1/2 लिखता, -c करता। ठीक है, तो ये आपको परिस्थिति के अनुसार चेंज करना होगा, ये माध्यिका हमको ये बताती है। तो माध्यिका का ये फार्मूला है और इसमें ये आपका सम और विषम यहाँ पर चेंज होता है। सम है तो मैंने n/2 लगाया, अगर आपका विषम होता तो यहाँ पर n+1/2 लगाना होता। ये आपको जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो इस प्रकार मैंने माध्यिका की गणना कर लिया। माध्यिका मेरी कितनी निकली? आंसर आया मेरा 32। तो मेरा 32 मैंने अनुमान भी लगाया था कि या तो मेरी माध्यिका 30 है या तो 40 है या तो इसके बीच में। तो चलिए 32 आया, मतलब मैं सही था। ठीक है, तो इस प्रकार आज की हमने क्लास में ये देखा कि पहले तो साधारण श्रेणी के अंतर्गत कैसे हम कैलकुलेट करते हैं माध्यिका, और औसत माध्य में क्या प्रॉब्लम थी कि औसत माध्य केवल कभी कभी एक मान से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जा रहा था और एक मान से बहुत अधिक प्रभावित होने के कारण अन्य मान को नहीं ध्यान दे रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक मेरी क्लास थी। उस क्लास में मैंने 1 से लेकर के 5 नंबर मिले, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको 99 नंबर मिले। मेरा औसत माध्य यानी समांतर माध्य 22 आया, अर्थात मैं क्लेम कर रहा था कि मेरे हर स्टूडेंट को लगभग 22 नंबर मिले, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। इसलिए माध्यिका की आवश्यकता पड़ी और माध्यिका एक ऐसा नंबर सर्च करता है जो दोनों तरफ के बिखराव को बराबर करता है। फिर मैंने देखा कि साधारण श्रेणी जिसको हम व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल श्रेणी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत हमारे पास x यानी सामान्य इंफॉर्मेशन रहती है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम डेटा को बढ़ते या घटते क्रम पे लगाते हैं। बढ़ते या घटते क्रम में लगाते हैं। बढ़ते या घटते क्रम में लगाने के बाद सम और विषम का फार्मूला लगाते हैं। दूसरा मैंने देखा विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत जब हमने माध्यिका कैलकुलेट किया तो मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन दी थी। x मेरे पास इंफॉर्मेशन दी थी एंड f इंफॉर्मेशन मेरे पास दी थी, जिसके आधार पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना करनी होती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना करने के साथ सिग्मा f का मान निकालना होता। यही सिग्मा f मेरा n होता है, जिस n के आधार पर मैं ये नंबर सम है या विषम है, सम विषम का मैं फार्मूला लगाता हूं। सम और विषम का मैं फार्मूला लगाता हूं। जब ये फार्मूले से मेरे पास कोई मान आता है तो उसको मैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करता हूं और उसके सामने मैं जाता हूं। तो यहाँ पर जैसे मैंने सिग्मा f का मान मुझे 19 प्राप्त हुआ, ये विषम नंबर था और इस विषम नंबर में जब मैंने एक ऐड कर दिया, ठीक है, ये n+1/2 है, 1 ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया तो मुझे 10वां नंबर प्राप्त हुआ। 10वां नंबर कह रहा है कि आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढिए और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो x का मान होगा वही आपका माध्यिका होगी। मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च किया तो 14 के पास 10 नंबर अवेलेबल था। इस लाइन को जब मैंने आगे बढ़ाया तो मुझे फ्रीक्वेंसी 5, उसके आगे मैं और गया तो मुझे माध्यिका 40 प्राप्त। क्लियर है? और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही हमने ये जाना आज कि यही संचयी बारंबारता वक्र होता है और इसी को हम लोग तोरण वक्र भी कहते हैं। तो हम कहते हैं कि संचयी बारंबारता वक्र कुछ ऐसा स्लोप का होता है और ये इसके यानी डायग्राम मेथड से भी हम माध्यिका की गणना कर सकते हैं। तो ये हमारे था विच्छिन्न श्रेणी के साथ कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और फिर मैंने लास्ट में देखा अविच्छिन्न श्रेणी, जिसको हम लोग सतत श्रेणी भी कहते हैं, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज के नाम से जान सकते हैं। इसके अंतर्गत क्लास इंटरवल दिया रहता है और फ्रीक्वेंसीज दी रहती है और इस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज और इस फ्रीक्वेंसीज के आधार पर मुझे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करनी पड़ती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करने के बाद वही और सिग्मा f का मान निकालते हैं। सिग्मा f का मान ही n का मान होता है। यही से हम जान जाते हैं कि नंबर सम है या विषम। अगर सम है तो सम का फार्मूला और विषम है तो विषम का फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 20 नंबर आया तो 20 सम था तो n/2 लगाया, अगर विषम आता तो n+1/2 में लगाता। तो ये n+n/2 लगाया, 10th नंबर आया, मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको सर्च किया, 14 के पास अवेलेबल था।
14 को जब मैंने इस पे लाइन मेथड से मैं आगे गया तो मुझे क्लास इंटरवल में दो माध्यिका के मान मिले। पहला माध्यिका का मान L1 30 और दूसरा 40। तो मुझे एक मान मिलता, जैसे विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत मुझे एक मान मिलता है तो मैं मान लेता, जैसे विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत एक मान देखिए x का मिलता है, मैंने तुरंत वहीं पे घोषित कर दिया दिस इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन। बट अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत दो मान मिलते हैं 30 एंड 40, वी कैन नॉट डिफाइन कि कौन सा वैल्यू मीडियन होगा। तो हमने इसको एक लोअर लिमिट जिसको 30 था, अपर लिमिट दैट इज L2, फ्रीक्वेंसी आपकी f जो हमको इसी के पैरेलल मिली थी, और जहां पर मैंने सर्च किया था यानी 14 को मैंने सर्च किया था, इस 14 के ऊपर जस्ट वैल्यू 9 थी। इन सारी वैल्यूज को जब मैंने फार्मूला में रखा, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f, और ये फार्मूला आपका चेंज हो जाता है परिस्थिति के अनुसार। अगर आपका नंबर सम है तो n/2 यूज करेंगे, अगर आपका विषम है तो n प्लस 1/2 माइनस c। तो यहाँ पर मेरा नंबर जो था वो सम था, इसलिए मैंने n/2 यूज किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं n/2, और जिसके आधार पर मैंने माध्यिका की गणना की और इस प्रकार मुझे माध्यिका प्राप्त हो गई। तो ये मेरे पास माध्यिका प्राप्त जो हुई, ये देखिए दोनों नंबर के मध्य थी, माध्यिका 30 और 40 के मध्य थी, अर्थात मेरी माध्यिका करेक्ट थी। तो इस प्रकार आज के हमने लेक्चर्स में ये देखा कि साधारण श्रेणी के अंतर्गत माध्यिका की गणना कैसे हो सकती है।